वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 1 जुलाई और स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये जो हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस है बेसिकली ये आपका UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम वही न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा और जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हाई होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इस फ्रंट पेज न्यूज़ में हमारे काम का कोई भी न्यूज़ नहीं है जो कि आपके UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में का सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ होंगे उसको भी हम लोग स्किप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी नहीं है। दिस न्यूज़ इज़ हेल्पफुल। तो अभी इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश टॉप्स कंट्री इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका ईज़ ऑफ डूइंग निकालता है आपका कंट्री बेसिस पे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है क्या एक्चुअली? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि आपका कंट्री यानी कंट्री के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। तो उस कंट्री में बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कितना अच्छा है वो पता करता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के थ्रू। यानी रैंकिंग आपका जितना होगा उस हिसाब से, सपोज़ आपका रैंकिंग 1 से लेकर के 20 के बीच में आता है ना, तो आपके कंट्री यानी आपका कंट्री ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इसको बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अभी इंडिया का रैंकिंग इसमें 63 है, राइट। तो 190 कंट्रीज़ होते हैं, तो 190 कंट्रीज़ में रैंक किया जाता है, तो इंडिया का रैंकिंग 63 है। यानी कि आपका जितना इसमें से कमेगा, यानी कि जितना आप डिक्रीज़ होगा उतना ही आपका रैंकिंग अच्छा होगा। यानी कि हमें 190 से 1 की तरफ जाना है, मूव करना है। तो अभी हमारा मूव क्या है? 63 है। पहले 77 था इंडिया का, अभी 63 हुआ है। तो इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है एक्चुअली। तो अभी हमको ये देखना है बेसिकली कि आंध्र प्रदेश जो टॉप किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, तो वो बेसिकली स्टेट वाइज है। यानी कि कंट्री के अंदर जितने सारे स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश टॉप किया है, उसके बाद गुजरात टॉप किया है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है और फोर्थ नंबर पे तेलंगाना है, राइट। तो गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बाद आता है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ये निकालता कौन है? बेसिकली ये निकालता है DPIIT। DPIIT का मतलब क्या हो गया? ये हो गया डिपार्टमेंट फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड प्लस वर्ल्ड बैंक मिल करके एक प्लान तैयार करती है जिसका नाम है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, राइट। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसके तहत आपका आंध्र प्रदेश टॉप किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट रैंकिंग में। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि स्टेट में इसने 301 रिफॉर्म किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, और इसका बेसिकली रिफॉर्म कहाँ पे हुआ है? ट्रांसपेरेंसी में, प्रोसेस में और रेगुलेटरी में, है ना। रिफॉर्म कहाँ पे? मेजर रिफॉर्म कहाँ किया आपका आंध्र प्रदेश? ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेस और रेगुलेटरी, ये 3 में आपका आंध्र प्रदेश ने 301 रिफॉर्म्स किया है बेसिकली। इसलिए आंध्र प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंट्री स्टेट्स में टॉप किया है बेसिकली। तो यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश का जो ये न्यूज़ है, करंट न्यूज़, वो कवर अप हो गया। आइए चलते थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया का रैंकिंग किस तरह से आपका ग्राफ वाइज में, है ना, रैंकिंग कितना इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो यह है आपका
इंडिया का रैंकिंग, ठीक है। तो इंडिया का रैंकिंग 2016 से आपका इम्प्रूव हुआ है। ये आपका जैसे डिक्लाइन हो रहा है, आपका ग्राफ नीचे दिख रहा है, आपका यहाँ पे डिक्लाइन का ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ये रैंक इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है। यानी कि पहले 130 था, अभी 63 है, राइट। तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके पहले 77 था, तो अभी हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जितना ये कमेगा, जितना ये डिक्रीज़ होगा, उतना ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होता है। उसको फ्रेंडली नेचर बोला जाता है। यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है बेसिकली आपका, ये आपको कंट्री के बेसिस पे होता है, कंट्री के बीच में रैंक होता है बेसिकली। और जिस कंट्री का रैंक जितना ये वैल्यू जितना हाई रैंक होगा, यानी हाई रैंक जितना होगा, उतना ही उस कंट्री में बिजनेस करने का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा, यानी अच्छा होगा, ठीक है। फ्रेंडली नेचर का वहाँ पे बिजनेस होगा, वहाँ पे बिजनेस का एनवायरनमेंट होगा। तो बेसिकली वही है कि इकोनॉमिक्स विद ए हाई रैंक हैव सिंपलर एंड मोर फ्रेंडली रेगुलेशन फॉर बिजनेस। तो रैंक आपका अच्छा होने से क्या होगा, सिंपलर एंड मोर फ्रेंडली रेगुलेशन फॉर बिजनेस होगा, ठीक है। और आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या बोलता है बेसिकली, ये कंट्री को रैंक करता है अगेंस्ट ईच अदर ऑन हाउ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडिया और प्लस आंध्र प्रदेश का कंप्लीट होता है। तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। एडिटोरियल हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि एडिटोरियल का डेली न्यूज़ एनालिसिस में नहीं होता है। इसका एक अलग से वीडियोस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीकली एडिटोरियल, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस करके एक वीडियोस आते हैं हमारे हर वीक में, राइट। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो इसमें उस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एडिटोरियल्स रहेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होंगे, उन सारे एडिटोरियल्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसको कवर अप करेंगे। तो उसके लिए एक अलग सा है वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, वो है द फ्री फॉल ऑफ द रुपी, ठीक है। द फ्री फॉल ऑफ द रुपी, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रुपी का फ्री फॉल। तो इसको हम लोग आइए समझते हैं, है ना, डीपली एनालिसिस करते हैं इसको, द फ्री फॉल ऑफ द रुपी को। तो इसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस जो इस पूरे न्यूज़ का जो इसको बोलते हैं सेंटर होगा या कोर होगा, ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंट्रीज़ अपना रेट क्यों बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रही है, हर एक कंट्री, है ना, कंट्रीज़ अपना इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रही है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रही है कि आरबीआई क्या कर रही है, रुपया अगर जब गिर रहा है तो आरबीआई ऐसा क्या कर रही है कि रुपया को गिरने से बचाया जा सके, राइट। तो आरबीआई क्या क्या करे, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो ये पूरा के पूरा हमारा एनालिसिस इसी दो क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रुपया के साथ हो क्या रहा है ना, रुपया गिर क्यों रहा है इतना, तो उसके बारे में भी हमको जानना है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ रुपी। तो अभी हम ईयर में देख रहे थे, यानी कि 2021 से 22 के बीच में, तो रुपी आपका क्या हो रहा है, स्टडी डिक्लाइन में है, यानी डिक्लाइन फेज में है अगेंस्ट डॉलर। यानी अगर रुपया हम ले ले, ठीक है, और इधर डॉलर हो गया हमारा, तो बेसिकली रुपया आपका गिर रहा है। तो ये आपका हो गया, यानी कि डॉलर आपका मजबूत हो रहा है और रुपया आपका कमज़ोर हो रहा है। रुपी डाउन, डॉलर अप, राइट। तो इस साल मतलब आपका कम से कम 6% से ज़्यादा हमने लूज़ कर दिया है डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है आपका। तो बेसिकली आपका पहले था $642 बिलियन, अभी 640 बिलियन से भी नीचे चला जा चुका है आपका फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये क्यों गया है, इस पे आरबीआई ऑफिशियल का कहना है कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है बेसिकली आपका, ये आरबीआई क्या करता है, अपने पास रिजर्व रखता है जिसके अंदर एसेट्स होते हैं बेसिकली, और वो एसेट्स डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं उसके अंदर। कुछ हो सकता है बॉन्ड हो, कुछ हो सकता है आपका
है ना, डिफरेंट करेंसी भी रखा हो अगेंस्ट द डॉलर, कुछ हो सकता है गोल्ड हो, तो इस तरह के एसेट्स आपका आरबीआई अपने पास रखता है एज ए फॉरेक्स रिजर्व। तो सपोज कोई एक करेंसी जो रखा हुआ है आरबीआई के रिजर्व में, सपोज मान लेते हैं ये करेंसी यूरो है, राइट। अब यूरो है, अब ये जो एसेट है ये इंटरनेशनल मार्केट में यूरो डॉलर के मुकाबले ये भी आपका डिक्लाइन रेट में चला गया है। तो जब यूरो डिक्लाइन रेट में चला गया डॉलर के मुकाबले, तो ओवरऑल रिजर्व होगा जो आपका फॉरेक्स रिजर्व, वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो आरबीआई ऑफिशियल का ये कहना है कि चूँकि यूरो का आपका डॉलर के मुकाबले इसका रेट गिर गया यूरो का, इसीलिए आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी आपका गिर गया। ठीक है, तो रुपया के साथ हम देख रहे हैं कि रुपया हमारा धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा रुपया का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि रुपया का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन कैसे होता है। किसी रुपया का, यानी कोई भी करेंसी का वैल्यू ले लो, रुपया ही क्यों, किसी भी करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन कैसे होता है। तो किसी भी करेंसी का जो वैल्यू जो डिटरमाइन होता है डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, उसके डिमांड और सप्लाई पे, यानी करेंसी का डिमांड कैसा होगा और करेंसी का सप्लाई कैसा होगा, उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर करेंसी का वैल्यू कितना है। अगर किसी करेंसी का डिमांड ज़्यादा है तो करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है अगर करेंसी का डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा होगा। अगर करेंसी का सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू कमेगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यही डिमांड और सप्लाई पे आपका करेंसी का वैल्यू तय होता है। ठीक है, तो किसी भी वाइडर इकोनॉमी में आपका कौन करता है डिटरमाइन करता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई, और वैसे सेंट्रल बैंक वो डिटरमाइन करता है सप्लाई को, है ना, करेंसी का सप्लाई डिटरमाइन करता है आपका सेंट्रल बैंक। लेकिन जो डिमांड होगा, डिमांड डिटरमाइन करेगा उस कंट्री में, है ना, उस कंट्री में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस, है ना, गुड्स एंड सर्विस। जो प्रोड्यूस होगा वो डिटरमाइन करेगा डिमांड को। कहने का क्या मतलब है कि सेंट्रल बैंक सप्लाई को देखेगा और उस इकॉनमी में किस अमाउंट से आपका गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उससे पता चलेगा डिमांड करेंसी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा कि डिमांड और सप्लाई आपको बताएगा कि उस करेंसी का वैल्यू क्या है। डिमांड ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, वैल्यू कम, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो फॉरेक्स जो मार्केट हो गया ये इंटरनेशनल मार्केट में है। ठीक है, अगर रुपये का सप्लाई बढ़ जाता है, रुपये का सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो गया, रुपये का सप्लाई का बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा करने लग गया है। ठीक है, और जैसे ही इंपोर्ट करोगे और फॉरेन एसेट को तो आपका रुपये का वैल्यू गिरने लग जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज़ हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी देशों से, यूएई हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सपोज़ हमने ऑयल इंपोर्ट किया, यानी हमारा ऑयल का क्या हो रहा है, डिमांड है। तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इसको तो हमको डॉलर में देना है ना। जब इसको पे बैक करेंगे तो वी हैव टू पे बैक इन ए डॉलर, लेकिन हमारे पास तो रुपया है। तब हम क्या करेंगे, रुपया को देंगे। अब रुपया क्या होगा, रुपया चेंज होगा डॉलर में, यानी यहाँ से रुपया गया, रुपया चेंज होगा इसमें डॉलर में। देन डॉलर के थ्रू हम ऑयल खरीदेंगे और वो हमारे कंट्री में आएगा, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपये का सप्लाई हो रहा है। सप्लाई किसका हो रहा है, रुपया का। रुपया सप्लाई किया गया है, ठीक है, ऑयल को खरीदने के लिए, राइट। तो यानी कि डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, अगर जब भी इंपोर्ट करोगे या फॉरेन सेट करोगे तो आपको रुपया देना पड़ता है, और रुपया जाके फॉरेन में कन्वर्ट होता है डॉलर में या किसी दूसरे करेंसी में, तब जाके वो चीज़ हमारे कंट्रीज़ में आती है। तो अगर रुपया का सप्लाई बढ़ गया है तो रुपया का वैल्यू गिर जाएगा। ठीक है, रुपया का सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया तो रुपया की वैल्यू गिर जाएगी। अब इसी का उल्टा होता है डिमांड बढ़ जाना। ठीक है, अभी मान लो कि ये इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं,
फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया से क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये इंडिया से आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा तो माल जाएगा यहाँ से, है ना, हमारा गुड्स जाएगा या सर्विसेज जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो वहाँ से डॉलर भेजेंगे, राइट, वो वहाँ से डॉलर देंगे। अब ये डॉलर, लेकिन हमको तो चाहिए रुपया, तब वो डॉलर क्या होगा, कन्वर्ट होगा रुपीस में, राइट, वो डॉलर कन्वर्ट होगा रुपीस में और रुपीस हमारे पास आएगा। यानी क्या हो गया यहाँ पे, उनको चाहिए, उनको तो पे करना है तो वो पे करते हैं डॉलर में, लेकिन डॉलर कन्वर्ट होता है रुपीस में, यानी उनको रुपीस में एटलीस्ट पे करना पड़ रहा है लास्टली में जाके। यानी कि रुपी का डिमांड बढ़ गया वहाँ पे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो रुपी का डिमांड बढ़ता है, जब रुपी का डिमांड बढ़ता है तो रुपया का वैल्यू भी बढ़ता है, तो रुपया का वैल्यू भी बढ़ता है। इसलिए एक्सपोर्ट्स लीड द वैल्यू ऑफ रुपी, इंपोर्ट, है ना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद। डिमांड ऑफ रुपी अगर करना है ना, तो क्या करना पड़ता है, हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तब रुपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस ये से हमको समझ में आ चुका है कि रुपये का वैल्यू डिटरमाइन कैसा होता है और रुपया का सप्लाई और डिमांड कैसा होता है। और रुपया सप्लाई होने पे रुपया गिर जाता है, डिमांड होने पे रुपया की वैल्यू बढ़ जाती है। सो व्हाट इज़ कॉजिंग द रुपी टू लूज वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। तो ठीक है, ये तो चल रहा है, जो भी है ये तो चलता ही है, लेकिन हो क्या रहा है, रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको इकोनॉमिक समझ में आ चुका है यहाँ पे कि अगर चलो सप्लाई करते हैं, डिमांड सप्लाई से रुपया का खेल चलता है पूरा का पूरा। वैल्यू सप्लाई ज़्यादा होगा रुपया का तो रुपया का वैल्यू गिरेगा, डिमांड ज़्यादा होगा रुपया का वैल्यू बढ़ेगा। तो ठीक है, वो तो है, लेकिन रुपया डॉलर के अगेंस्ट क्यों गिर रहा है, अभी क्यों गिर रहा है? इसका मेजर रीज़न ये था बेसिकली क्योंकि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि यूएस का सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिया है। उसने क्या कर दिया है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, कंट्री का, यानी यूएस का फेडरल रिजर्व, मतलब यूएस कंट्री की बात कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे मान लेते हैं यूएस कंट्री है। अब यूएस कंट्री ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे सपोज इमर्जिंग कंट्री से इंडिया हो गया या बाकी दूसरे देश हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले जो इन्वेस्टर्स थे, सपोज मैं मान लेता हूँ इन्वेस्टर, इसको इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये हो गए इन्वेस्टर्स। इनका काम है पैसा लगा के प्रॉफिट कमाना, ये होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये याद देखते हैं कि जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पे हम पैसा लगाएंगे और वहाँ से हम रिटर्न में प्रॉफिट लेंगे। ऐसे होते हैं इन्वेस्टर्स, जिसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो इन लोगों ने पहले, सपोज ये इंडिया है तो इंडिया पे पैसा लगाया होगा, इंडिया में यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे इन्होंने फॉरेन इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ पे भी इन्वेस्ट किए होंगे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अभी जब यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तब जो इन्वेस्टर्स थे उनको क्या लगा, यूएस का मार्केट है ना ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबल लगा कि यूएस अभी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो कैपिटल जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे थे इंडिया में, वो क्या करें, यहाँ से लेकर के यूएस लेके जा रहे हैं अभी, है ना, यहाँ से यूएस ले रहे हैं, है ना, क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है अपना, ठीक है। तो इसीलिए जब इस तरह से अगर करेंगे, है ना, तो क्या होगा बेसिकली, इन लोग क्या करेंगे, अपना डॉलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड किसका बढ़ जाएगा, डॉलर का बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इन लोग को तो डॉलर, यहाँ पे यूएस में अगर इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर चाहिए होगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उसका वैल्यू राइज हो जाता है, इसलिए यूएस का वैल्यू मतलब डॉलर की वैल्यू राइज हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोग क्या होता है, रुपी कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डॉलर को, है ना, रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी रुपी का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो रुपये का सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर रुपी का वैल्यू लूज हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना इंक्रीज़ कर दिया अपना इंटरेस्ट रेट, तो अभी इन्वेस्टर को क्या लग रहा है, जो इन्वेस्टर्स थे उनको अभी यूएस का रेट अच्छा दिख रहा है रिटर्न के मामले में, है ना, बेटर रिटर्न देगा। तो अब इससे क्या हो गया, इससे प्रॉब्लम हो गया इमर्जिंग मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल क्या हो गया, रन होने लग गया, वहाँ पे जो कैपिटल था वहाँ से जाने लग गया।
दूसरा अगर इशू क्या बोल रहा है, दूसरा इशू बोल रहा है कि इंडिया में डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, वी हैव वेरी हाई डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, इंडिया में जो डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आरबीआई जिस हिसाब से रुपया बना रहा है, ठीक है, जिस रेट से रुपया आरबीआई बनाता है ना, और यूएस फेडरल रिजर्व जो कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो जिस हिसाब से डॉलर बनाता है, ठीक है, तो आरबीआई रुपया बनाने में यूएस फेडरल रिजर्व के तुलना में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आरबीआई जो है इज़ ग्रेटर दैन यूएस फेडरल रिजर्व, है ना, इन क्रिएटिंग रुपीज़, राइट, यानी कि आरबीआई जिस हिसाब से रुपया बना रहा है और उसका जो रेट है बनाने का, रुपया बनाने का जो रेट है वो यूएस फेडरल रिजर्व के डॉलर बनाने के रेट से ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया में हाई डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन है, महंगाई, यानी कि जो घरेलू वस्तुओं की जितनी महंगाई हो रही है इतना, वो है ना, इस कारण भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आ गया है, राइट। तो अभी आगे क्या? ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि ठीक है, रुपया इस कारण से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। ठीक है, तो हमको ये भी समझ में आ गया। अब आगे क्या? आगे यही होगा कि रुपया और गिरेगा, ठीक है, डॉलर के मुकाबले और डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमें लॉन्ग रन इन्फ्लेशन मिलेंगे, यानी कि है ना, लंबे समय तक के लिए हमको क्या मिलने वाले? महंगाई मिलने वाली है। लॉन्ग रन इन्फ्लेशन बोलते हैं क्योंकि रुपया और गिरने वाला है अभी। ठीक है, क्यों ये होने वाला है? दूसरा क्या है, बेसिकली आपको बोल रहा है कि जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने देश में जो इन्फ्लेशन है उसको टैकल करने में जुड़ा हुआ है। वहाँ भी तो इन्फ्लेशन होगा, तो वहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उसने अपना रेट बढ़ा के रखा है। जब उसने अपना रेट बढ़ाया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मान लो यूएस अपना रेट बढ़ा दिया है, अब इधर इंडिया है, इधर दूसरे कंट्रीज़ हैं, है ना, सपोज ये इंडिया है, राइट, और ये है यूएस, तब यूएस ने अपना रेट बढ़ा दिया, तब इसको देखने के, क्योंकि अब यूएस बढ़ा दिया, अब इन्वेस्टर्स है, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, राइट, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे बेसिकली, अब ये पैसा इधर लगाना चाहेंगे, तब इंडिया को फोर्सफुली अपना रेट बढ़ाना पड़ रहा है ना, इंडिया को भी अपना रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, राइट। तो जब इंडिया को, क्योंकि नहीं तो पैसा सारा का सारा चला जाएगा यूएस के वहाँ पे कैपिटल, ठीक है, इसलिए जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी अपना रेट बढ़ाना पड़ रहा है इस कारण, ठीक है, इसको टैकल करने के लिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेसिकली, इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आगे जा कर के, क्योंकि सारे देश अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन आने का खतरा है। ठीक है, क्योंकि अगर यूएस ने अपना बढ़ा दिया है और सारे कंट्री भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट, तो इससे आगे जाके कुछ महीनों या सालों में ग्लोबल रिसेशन भी आ सकता है। तो ये पूरा आपका ये न्यूज़ का एनालिसिस है आपका, द फ्री फॉल ऑफ द रुपी। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट important news, a road safety quartet and the road ahead। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज़ क्या बोलता है। तो कुछ की ऑब्जर्वेशन किया गया है, ठीक है, जो की ऑब्जर्वेशन किया गया है किसके द्वारा किया गया है ना, आपको बाय द न्यू एनालिटिकल सीरीज़ के द्वारा ऑन द रोड सेफ्टी, और इसको पब्लिश कर रहा है लैंसेट इसको पब्लिश कर रहा है। तो क्या की ऑब्जर्वेशन किया है रोड सेफ्टी के ऊपर, उसको हम लोग को देखना है। तो ऐसा पाया गया रिपोर्ट में कि इंडिया जो है, यानी हमारा देश, वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ है रोड सेफ्टी के मामले में। क्यों है? क्योंकि करीब करीब एक साल में 1,47,913 लाइव्स लॉस्ट हो गए हैं सिर्फ रोड से ट्रैफिक एक्सीडेंट में, है ना, सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 1,47,913 लोग की मृत्यु हो गई एक साल के अंदर,
है ना। और ये आपका रिपोर्ट बता रहा है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का रिपोर्ट है आपका, ये कितने लोगों की मृत्यु हो गई चुकी है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट बोल रहा है कि 1,50,93 लोग की मृत्यु हो गई, यानी लगभग राइट 1.5 लाख लोग की मृत्यु हो रही है हर साल सिर्फ रोड एक्सीडेंट में। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट में लोग मर जा रहे हैं, 1.5 लाख लोग हर साल। इंडिया ने एक प्लेज किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया SDG 3.6, उसके तहत क्या है कि हमको 2030 आते आते अपने जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें मृत्यु है, इंजरीज है, उसको आधा कर देना है। जितना हो रहा है उसको आधा कर देना है 2030 आते आते। लेकिन जिस हिसाब से मृत्यु हो रही है ना, 1.5 लाख लगभग लोग मर जा रहे हैं हर एक साल रोड एक्सीडेंट में, उस पर तो आपका एक क्वेश्चन, यानी कंट्रीज़ के एबिलिटी पे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि हो भी पाएगा 2030 तक, है ना। इस तरह का प्लेज है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 के तहत कि हमको 2030 के अंतर आते आते, है ना, जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें आधा हो जाना चाहिए, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन मार्क हो गया कि कंट्री का एबिलिटी है, होगा भी कि नहीं, यानी हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं 2030 तक आते आते जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 50% का कमी आना चाहिए, ठीक है। तो ये है न्यूज़ बेसिकली आपका। तो ये जो रोड सेफ्टी है इसमें क्या फाइंड किया गया है, तो हम लोग फाइंडिंग देख रहे हैं। तो न्यू फाइंडिंग क्या मिला, ये तो था फाइंडिंग बेसिकली। अभी न्यू फाइंडिंग क्या मिला रोड सेफ्टी पे कि इंडिया और उसके जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज जिसको बोल सकते हैं, वो कट कर सकते हैं अपने एक्सीडेंट रेट को, है ना, 25 से 40%। यानी अगर हम चाहें तो 25 से 40% जितने डेथ हो रहे हैं बेसिकली, यानी लगभग 1.5 लाख लोग की मृत्यु हो रही है हर सालाना, तो उसमें से करीब हम 25 से लेकर 40% की मृत्यु को रोक सकते हैं अगर हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करें तो, ठीक है। और ये प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इन 4 पे काम करेगा। तो इस 4 फैक्टर पे अगर हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कर दें, यानी रोकथाम करें, तो हमारा 25 से 40% की जो मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट में वो नहीं होगा। तो वो 4 फैक्टर कौन है? पहला है हाई स्पीड, है ना। हाई स्पीडिंग, यानी स्पीडिंग के कारण लोग की बहुत मृत्यु होती है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, यही रीज़न है सबसे बड़ा, स्पीडिंग। दूसरा है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल पी करके, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइव करना, ये हो गया। नॉट प्रॉपर यूजिंग हेलमेट्स का यूज़ ना करना और सीट बेल्ट्स को ना पहनना। ये 4 के, अगर इस 4 को अगर ठीक कर लिया जाए तो 25 से लेकर के 40% तक, राइट, 25 से लेकर के 40% तक हम अपना क्या कर सकते हैं, डेथ को, यानी रोड ट्रैफिक डेथ को रोक सकते हैं, राइट। तो ये 4 चीज़ें, आपका हाई स्पीड होना और ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, नॉट यूजिंग द प्रॉपर हेलमेट्स एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। तो इस 4 को हमको ठीक करना है एक्चुअली। और बेसिकली ये देखा गया है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया आता है, तो वो बेसिकली मैक्सिमम बर्डन बियर कर रहा है इस रोड एक्सीडेंट के कारण। और इसका बहुत ज़्यादा आपका हाई इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसमें करीब 3 से 4% आपका GDP का खर्च हो जाता है सिर्फ इसी में, आपके इस रोड एक्सीडेंट को बियर करने में, ठीक है। तो ये एक बर्डन भी है आपका कि इतना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहा है, इसके कारण आपका इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। 3 से 4% आपका, है ना, 3 से 5% आपका GDP का चला जा रहा है आपका सिर्फ इस रोड एक्सीडेंट में। तो हमको ये देखना है कि जो 4 फैक्टर है आपका, हाई स्पीड वाला और ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, नॉट यूजिंग प्रॉपर हेलमेट्स एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, तो इसको कैसे ये सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। तो हम समझना चाहते हैं कि कैसे ये 4 चीज़ सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। तो जो डेटा निकल के आया है, स्टैटिस्टिक डेटा, उस डेटा के अनुसार ये बता रहा है कि अगर इंसान स्पीडिंग को, इंडिया में अगर स्पीडिंग को अगर कम कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए, तो एवरेज बोला जा रहा है कि हर साल 20,554 ज़िंदगी बचाया जा सकता है सिर्फ स्पीड से। स्पीड को अगर कम कर दिया जाए तो सिर्फ अगर स्पीड कम कर देंगे तो करीब 20,554 ज़िंदगी बच जाएगी आपकी, एवरेज बता रहे हैं यहाँ पे। और अगर खाली हेलमेट अगर सब लोग पहनना चालू कर दे तो करीब 5,683
लोगों की मृत्यु नहीं होगी, और सीट बेल्ट लगाने पर 3,204 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। ठीक है, तो ये बस तीन चीज़ है, और ड्रिंकिंग का डेटा उपलब्ध नहीं है एक्चुअली, है ना, मिनिस्ट्री के पास। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, है ना, उनमें जो डेथ हो रहा है, रोड डेथ यानी रोड रिलेटेड इंजरीज जो डेथ हो जाती है, उसमें 17% की कमी आ सकती है अगर उन्होंने ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया हो तो। यानी जब सपोज़ एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होते के आसपास में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर इम्प्रूव्ड रहेगा, तो जो 17% यानी पूरे डेथ में से 17% डेथ को रोका जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, यानी कि अगर हमारा खाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अगर इम्प्रूव कर दिया जाए देश के अंदर, तो पूरे डेथ रोड एक्सीडेंट में 17% का डेथ रुक जाएगा। और अगर रिडक्शन कर दिया जाए, स्पीड में कमी कर दिया जाए, लोग सीट बेल्ट बांधे, हेलमेट पहने, तो भी बहुत हद तक आपका रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, रोड एक्सीडेंट में होने वाले डेथ को कम किया जा सकता है। तो भारत में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, वो देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इन इंडिया। तो पहला है कि स्पीडी हाईवे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है वो इस हिसाब से है कि उसमें ट्रैफिक का ये नहीं है कि हमको जो हाईवे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, बेसिकली स्लो मूविंग ट्रैफिक को अलग कर देना चाहिए और फास्ट मूविंग ट्रैफिक को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रोड एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट में होने वाली जो फैटलिटीज़ होते हैं, यानी जो मृत्यु दर होती है, वो बहुत कम जाएगी। ठीक है, मतलब एक जगह से सिर्फ आपका हाई मूविंग ट्रैफिक चला जाएगा और जो स्लो मूविंग ट्रैफिक वो अलग जगह चला जाएगा। इससे भी बहुत हद तक हम लोग रोड रिलेटेड डेथ से रोक सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रैम्पशैकल व्हीकल्स, रैम्पेंट रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पुलिस फोर्सेस टू मॉनिटर द व्हीकल्स एंड करब ड्रंक ड्राइविंग। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास तो पुलिस फोर्सेस का कमी भी है कि इस तरह के व्हीकल्स को मॉनिटर कर सकें, और ड्रंक ड्राइविंग जो चला के आते हैं, राइट, जो ड्रंकर्स होते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं ड्रंक होके, उनको भी कर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास पुलिस फोर्सेस की कमी है, इतने पुलिस फोर्सेस ही नहीं है कि जो इस तरह का मॉनिटर कर सके। साथ साथ हमारा ट्रॉमा केयर इन नॉन अर्बन सेंटर्स, यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो नॉन अर्बन सेंटर्स, बेसिकली आप रूरल सेंटर्स में देख लेते हैं अपन। ठीक है, वहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर्स भी बहुत ही पुअर है बेसिकली हमारा। ठीक है, बेसिकली देखा जाता है कि जो रूरल एरियाज़ में जो रोड रिलेटेड डेथ होते हैं, वो करीब करीब आपका 65% डेथ हो जाता है। जितने भी डेथ होता है ऑल ओवर इंडिया का 65% डेथ अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में होते हैं बेसिकली। क्यों होते हैं बेसिकली? क्योंकि वहाँ पे जो ट्रॉमा केयर सेंटर है वो बहुत ही फैसिलिटी बहुत ही पुअर है। ठीक है, तो उतना एडवांस है नहीं, उसको टाइम पे बचाया नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और रूरल एरियाज़ में जो देखते हैं वो करीब आपका है 32.9 के आसपास, राइट। यानी कि अगर इस डेटा को देखें कि यानी जो अर्बन है, ये अर्बन है, अर्बन में आपका कितना हो रहा है टोटल 32.9, जबकि अर्बन में सबसे ज़्यादा आपका व्हीकल्स चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो डेथ रेट है अर्बन में कम है। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे व्हीकल्स उतने कम है, फिर भी आपका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है रोड एक्सीडेंट का। इसका मतलब ये साफ है कि अगर हम ट्रॉमा केयर सेंटर को अगर इम्प्रूव कर लें, यानी अपना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अगर इम्प्रूव कर ले, तो डेथ में हम लोग बहुत मार्जिन से कम कर सकते हैं डेथ को। ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन टू कट द डेथ एंड इंजरी रेट्स। तो क्या करना चाहिए भाई, क्या करे जी डेथ रेट्स आपका जो कट जाए, यानी कम हो जाए, या इंजरी रेट्स कम जाए। तो सुंदर कमेटी करके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है आपका। सुंदर कमेटी का ये रिकमेंडेशन है बेसिकली आपका कि एक नेशनल बॉडी फॉर रोड सेफ्टी बनाया जाए। ठीक है, एक नेशनल बॉडी फॉर रोड सेफ्टी बनाया जाए, और जितने भी डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड सेफ्टी का, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, जितने भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहा है आपका सुंदर कमेटी। सुंदर कमेटी रिलेटेड टू, है ना,
रोड सेफ्टी, ऐसा भी आ सकता है एग्ज़ाम में, राइट। तो सुंदर कमेटी बोल रहा है कि एक नेशनल बॉडी बनाया जाए रोड सेफ्टी के लिए और डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। साथ ही साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट है, हमारा है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, उसका इन्फोर्समेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली रूप से इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरी है। आपने बना के तो रख दिया लेकिन इन्फोर्समेंट ही नहीं कर रहे हो। लेजिस्लेशन यानी एनफोर्समेंट विदाउट लेजिस्लेशन, यानी कहने का मतलब है मेरा कि आपने बना के रखा है, लेजिस्लेशन है और इसका इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हो तो ये तो फेल हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है फिर इस पर्टिकुलर एक्ट का, जब इसको हम इन्फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी बोल रहा है कि इसका इन्फोर्समेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ है ना, ट्रैफिक को स्लो डाउन करना है, पार्टिकुलरली नियर हैबिटेशंस, यानी जहाँ भी भीड़ भाड़ एरिया हो गए या हैबिटेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना, मार्केट प्लेसेस हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। स्लोअर व्हीकल्स को सेग्रीगेट कर देना है आपके जो फास्ट मूविंग व्हीकल से, ठीक है, यानी कि हमारे हाईवे इस तरह के होने चाहिए कि उसमें से स्लोअर व्हीकल्स अलग तरीके से निकल जाए और हायर जो हाई फास्ट मूविंग व्हीकल्स वो अलग तरीके से निकल जाए। और हमको सीट बेल्ट हो गया या हेलमेट यूज़ को भी इन्फोर्स कराना है सबको, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे ड्रंकर ड्राइवर्स को भी क्रैक डाउन करना है, उनको भी रोकथाम करना है उनका भी। तो ये सब है, ये सब अगर हम इसको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली रूप से, तो हमारा जो रोड एक्सीडेंट में जो डेथ हो रहा है या इंजरी हो रहा है वो बहुत हद तक कम जाएगा। और जो हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3.6, जो बोलता है कि 2030 आते आते आपको अपने जितने भी रोड सेफ्टी रिलेटेड जो डेथ्स हो रहे हैं आपके या इंजरीज हो रहे हैं उसको हाफ़ करने की ज़रूरत है, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इस सब चीज़ को कड़े रूप से पालन करें तो, ठीक है। तो इसमें एक आपका यहाँ तक ये आपके न्यूज़ में आपका ये कवर हो गया, पूरा का पूरा न्यूज़ है आपका ये, ठीक है। दिस न्यूज़ कवर हो गया कि लैंसेट ने आपका रिपोर्ट दिया, पब्लिश किया, इंडिया में जो डेथ हो रहे थे वो पूरा आपने कवर कर लिया। फाइंडिंग क्या था वो हमने देख लिया, नया फाइंडिंग क्या था, किस तरह से हम इसके सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, 4 फैक्टर भी देख लिए, इंडिया में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी देख लिए हम लोगों ने, और डेथ रेट को कम करने के लिए हम क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों ने देख लिए। इसमें हम लोगों ने एक देखा था कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट की बात कही गई थी, राइट, कि हमको मोटर व्हीकल एक्ट को इन्फोर्स करना है। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में अमेंड किया गया एक्चुअली, तो ये बेसिकली है क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेना चाहिए हमें, राइट। तो हमें ये जानना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 क्या है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को, ठीक है, जितने भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, है ना, ड्यूरिंग दी गोल्डन आवर। मतलब ऐसे आपको जो आपके जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं जो गोल्डन आवर में उनको कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिलेगा। गोल्डन आवर का मतलब वो आवर होता है, सपोज़ आपका इंजरी हुआ है ना हो, ठीक है, मतलब सपोज़ किसी का इंजरी हुआ है, ठीक है, और उसके 1 घंटे के अंदर, है ना, 1 घंटे के अंदर, राइट, 1 आवर के अंदर अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर उसको कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोल्डन आवर, यानी एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर, ठीक है। तो जो मिनिमम कंपनसेशन दिया जाएगा हिट एंड रन केसेस में, बेसिकली आपको अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 25,000 से लेकर 2 लाख रुपये मिलेगा, और अगर कोई ग्रीवियस रूप से इंजरी यानी कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है तो उसको 12,500 से लेकर 50,000 के बीच तक मिलेगा उसको, ठीक है। इसमें कंपलसरी इंश्योरेंस की बात कही गई, जितने भी आपके रोड यूज़र्स होंगे उनको कंपलसरी इंश्योरेंस किया जाएगा, उनको कंपलसरी इंश्योरेंस में लाना है। तो इसके लिए हमको बनाया जाएगा एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड होगा, इसी फंड से कंपनसेशन दिया जाएगा, जो मृत्यु हो जाएंगे उनको, उनके रिश्तेदारों को कंपनसेशन दिया जाएगा, और जो इंजरी जिनको हो गया है उनको भी कंपनसेशन दिया जाएगा, और उसके लिए इंश्योरेंस भी का व्यवस्था भी किया गया है। नेक्स्ट है आपका गुड स्मार्टियंस। गुड स्मार्टियंस आपके वो पर्सन होते हैं बेसिकली जो आपको जो विक्टिम को क्या देते हैं, बेसिकली
है ना, तत्काल आपको वहाँ पे मेडिकल या नॉन मेडिकल आपको असिस्टेंट करते हैं। ऐसे लोग मतलब देखे होंगे, जब किसी एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे तो वहाँ पे तुरंत लोग पहुँच जाते हैं, और जो तुरंत लोग वहाँ पे पहुँच करके जो उसको केयर करते हैं, उसको उठा के लेके जाना आपके वहाँ पे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में फट फट से, ठीक है, या फिर उसको कुछ बैंडेड वैंडेड कराना, मेडिकल फैसिलिटी देना या नॉन मेडिकल फैसिलिटी देना, जो भी। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है समर्थियंस, राइट। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं गुड समर्थियंस, क्योंकि इनका इंटेंशन इसको बचाने का था, बचाने का एक्चुअली, तो इससे बोले गुड समर्थियंस। तो इनके खिलाफ, ऐसे समर्थियन के खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल केसेस नहीं लगेगा, ठीक है ना, विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन, ठीक है। इनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लगेगा अगर मान लो इसका मृत्यु हो गई, ठीक है, इसको बचाते बचाते पता चला ये मर गया, या फिर कुछ हो गया इसके साथ, है ना। तो आपको ये जो समर्थियंस है, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस या सिविल केस नहीं होगा। ये होते हैं गुड समर्थियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉल ऑफ व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स को रिकॉल करना, ठीक है। मान लो कि व्हीकल्स आपने व्हीकल खरीदा और व्हीकल आपका डैमेज हो गया ऑटोमेटिक, है ना, आपने जानबूझ के नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हो सकता है ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ डैमेज हो गया। जैसे अभी फिलहाल आप देख रहे होगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसे केसेस आ रहे हैं कि उसका बैटरी, है ना, ब्लास्ट हो जा रहा है या बैटरी जल जा रहा है अंदर से, ठीक है, जिससे व्हीकल्स में आग लग जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, उसको ऐसे व्हीकल्स को रिकॉल करने की भी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसे व्हीकल को रिकॉल कर लिया जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चर होगा, जो ऐसे गाड़ियाँ बनाती है, उनको ऐसे व्हीकल को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और बायर्स को पूरा का पूरा फुल कॉस्ट जितने में खरीदा था वो गाड़ी, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, बायर को। या फिर वो जो व्हीकल है, डिफेक्टिव व्हीकल को रिप्लेस कर देना पड़ेगा नया व्हीकल के साथ, या उससे अच्छा बेटर स्पेसिफिकेशन वाले व्हीकल के साथ। तो इसी को बोलते हैं रिकॉल ऑफ व्हीकल्स है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स आई है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए या फिर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो गए, जो भी, ठीक है, तो रीइम्बर्स कर सकता है ना, ऐसे व्हीकल को रिकॉल कर लेना है और जो फुल कॉस्ट होगा उसको रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ व्हीकल को ही चेंज करके दूसरा उसके जगह पे बेटर स्पेसिफिकेशन वाला व्हीकल दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉल ऑफ व्हीकल्स। ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट में है ये सब। साथ ही साथ रोड सेफ्टी बोर्ड क्रिएट करने की भी बात कही गई इसमें। रोड सेफ्टी बोर्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, आपको सेंटर और स्टेट को जितने भी रोड सेफ्टी के मैटर पे जितने भी मैटर्स होंगे उस पर एडवाइस दे पाएगा आप, रोड सेफ्टी मैटर बोर्ड बना करके, ठीक है। इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ भी हैं, है ना, क्या ऑफेंसेस है क्या पेनल्टीज़ हैं। जो आपको इसमें मैक्सिमम पेनल्टीज आपको जो है, जो अगर मान लो कि ड्रग लेके या अल्कोहल लेके गाड़ी चला रहा है उसके इन्फ्लुएंस में, तो उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया उसके पेनल्टीज़ में। अभी 2000 से लेकर के 10,000 तक का फ़ाइन लगेगा आपको। साथ ही साथ अगर कोई व्हीकल मैन्युफैक्चर है, अगर वो मोटर व्हीकल का जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं मानता है, तो उस पर करीब 100 करोड़ का भी फ़ाइन लगा सकते हैं, या फिर उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड की डिज़ाइन के स्टैंडर्ड को नहीं मानता है, तो उस पर भी 1 लाख का फ़ाइन किया गया है, ठीक है। ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज था। नेक्स्ट है आपका टैक्सी एग्रीगेटर्स। टैक्सी एग्रीगेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं बेसिकली ओला हो गया, उबर हो गया, दीज आर नोन एज टैक्सी एग्रीगेटर्स, ठीक है, या कैब एग्रीगेटर्स। तो ये क्या है, बेसिकली आपके डिजिटल इंटरमीडिएरियस होते हैं, राइट, जिसमें ये क्या करते हैं, पैसेंजर को ड्राइवर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, है ना, पैसेंजर हो गया, पैसेंजर को ड्राइवर के साथ कनेक्ट कराते हैं, है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं टैक्सी एग्रीगेटर्स। जैसे ओला क्या करता है, आपको ड्राइवर को आपके साथ कनेक्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ ओला ऐप, और अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो भी है, तो ऐसे को टैक्सी एग्रीगेटर्स करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है विद दिस मोटर व्हीकल एक्ट, अभी एग्रीगेटर्स को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टेट के थ्रू, यानी कि स्टेट उसको लाइसेंस देगा तभी आप टैक्सी एग्रीगेटर बन सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को भी पालन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको एक रफ आइडिया था आपका मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी कवर हो गया। तो कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, यहाँ पे रशिया विड्रॉज फ्रॉम स्नेक आइलैंड।
ठीक है, तो हमें बेसिकली रशिया स्नेक आइलैंड के बारे में जानना है कि स्नेक आइलैंड है कहाँ पर। ठीक है, तो यूक्रेन बोल रहा है कि इट हैड ड्रिवन द एनिमी फोर्सेस आउट आफ्टर ए मैसिव आर्टिलरी एंड मिसाइल असल्ट ओवरनाइट। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारा काम का है कि स्नेक आइलैंड क्या है, क्योंकि ये नाम भी स्नेक आइलैंड का है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बेसिकली ये आपके ब्लैक सी में पड़ता है आपका। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हमको वो भी जानना है। तो आइए चलते हैं स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड है बेसिकली आपका, ये आपको स्नेक आइलैंड इस तरह से कुछ दिखता है आपका स्नेक आइलैंड। ठीक है, तो ये आपके ब्लैक सी में पड़ता है, यूक्रेन में है, यूक्रेन के पास, यूक्रेन इस पे मतलब यूक्रेन के टेरिटरी में आता है आपका स्नेक आइलैंड। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमको ये जानना है कि ब्लैक सी के आसपास कौन सारे आपके कंट्रीज़ हैं। तो ये है आपका यूक्रेन, जिसमें अभी रशिया इसको एनेक्स करने की कोशिश किया, यानी यहाँ पे युद्ध चल रहा है। ठीक है, यह है क्राइमिया। ठीक है, क्राइमिया, और ये जो भी है आपका इधर होके ऐसा। ठीक है, तो यूक्रेन और रशिया, इधर हो गया रशिया हमारा, और ये हो गया यूक्रेन। ये है ब्लैक सी। सो मैं चेंज कर देता हूँ कलर ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। तो दिस इज ब्लैक सी, और यहाँ पे यहाँ से एक डानूबे रिवर निकलती है। क्या निकलते है? डानूबे। ठीक है, तो डानूबे रिवर के जो डेल्टा है, यानी डेल्टा यहाँ पे, वहाँ पे आपका है ये आपका स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड सिर्फ नाम स्नेक आइलैंड है, यहाँ पे कोई स्नेक नहीं रहता। ठीक है, स्नेक आइलैंड जो कि यूक्रेन का है, इसमें कोई स्नेक नहीं है। कभी कभी ऐसा एग्जाम में भी पूछ देता है कि स्नेक आइलैंड, तो इसका मतलब स्नेक होगा, बस ये नाम ही स्नेक आइलैंड है, इसमें कोई स्नेक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो ब्राज़ील का आइलैंड है, वहाँ पे स्नेक है। तो हमको ये जानना है कि ब्लैक सी, दिस इज़ ब्लैक सी, इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज? तो यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ठीक है, बुल्गारिया, और आपका रोमानिया। तो ये आपकी कंट्रीज है, हमको जानना भी ज़रूरी है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ देता है कि ब्लैक सी है। ठीक है, यहाँ पे आपका दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। यहाँ पे है आपका स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस स्ट्रेट। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपका दो स्ट्रेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बॉस्फोरस और कर्च, ब्लैक सी में पड़ता है आपको। तो ये भी हमने जान लिया है। यहाँ पे आपका है स्नेक आइलैंड, दिस इज़ द स्नेक आइलैंड, राइट, ये है आपका स्नेक आइलैंड। ये आपका यूक्रेन का है पार्ट है स्नेक आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्राइमिया, ये हो गया क्रेच, ये हो गया आपका अजोब सी, ये हो गया अजोब सी यूक्रेन और रशिया में है, यूक्रेन और रशिया के बीच में अजोब सी हो गया। तो हमने अपना ब्लैक सी को भी हमने कवर कर लिया कि ब्लैक सी ये है, इसके आसपास की कंट्रीज़ भी हमने देख लिए। ठीक है, स्नेक आइलैंड भी देख लिया है, कहाँ पे है, डानूबे रिवर के डेल्टा के पास मिलता है आपका, यूक्रेन के टेरिटरीज में आता है स्नेक आइलैंड। बॉस्फोरस स्ट्रेट और कर्च स्ट्रेट भी हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये न्यूज़ कंप्लीट हो जाता है।
कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जैक्सन टेक्स ओथ एज फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ये वन लाइनर क्वेश्चन है बेसिकली आपका, है ना। केटांजी ब्राउन जैक्सन है, केटांजी ब्राउन जैक्सन ये महिला हैं, इन्होंने पहली ब्लैक वुमेन बनी है, पहली ब्लैक वुमेन है जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है ना, महिला जस्टिस है, पहली ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ठीक है, यूएस की, हाँ ये यूएस की है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी आ सकता है, वन लाइनर, कि यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनी है, जो पहली ब्लैक वुमेन है, ठीक, उनका नाम क्या है। तो केटांजी ब्राउन जैक्सन, जैक्सन से याद रख सकते हैं, ब्राउन जैक्सन, केटांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही जानना था, ज़्यादा नहीं था इसमें। तो इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में बाकी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है नीचे, ठीक है। तो आज का न्यूज़ इसमें इतना ही है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।